for sociology optional. We will try to see which optional you should go for and whether sociology qualifies as a good optional or not. है ना? ऑप्शनल ही सेलेक्ट करना है हमें, बाकी सारी चीज़ें तो जीएस के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो ऑप्शनल रहती है, वो हमें सेलेक्ट करना है. तो वेदर यू शुड गो फॉर ऑप्शनल sociology as an optional or not. Okay, okay, that is the reason we have this workshop, to help you understand what all questions that you should have in your mind while selecting an optional. तो चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, what are all kind of questions that you should have in your mind, और किन किन प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मिल जाए तब इट विल बी इजियर फॉर यू टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल. प्रश्न होंगे ना, उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर सेलेक्ट करेंगे हम किसी भी ऑप्शनल. ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में आप लोग बताते रहिए, क्या बैकग्राउंड है, नाम क्या है, कहाँ से आए. बैकग्राउंड इन द सेंस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से. Did you in Allopathy University? Which subject? आर्ट्स. आर्ट्स में कुछ होगा आपकी, सब कुछ पढ़ना था. What about you? फोर्थ सेमेस्टर इज गोइंग ऑन. कहाँ से कर रहे हैं? हाँ, ठीक ठीक ठीक. दैट आई विल टेल, मैं जितना बताऊँ उतना बताओ आप बस. आपका नाम व्हाट गुप्ता यू सेड? प्रियांशु. ठीक है. एंड यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन. हाँ, फोर्थ सेम, दो साल पूरा होना. ठीक है, बोलिए. यस, व्हाट अबाउट यू? ओके, फाइन, गुड. व्हाट अबाउट यू? हाँ, हाँ. Where are you doing your GS from? कहाँ से GS कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक. ऑप्शनल अभी नहीं सेलेक्ट किया. हेलो 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 एवरीवन. आई कैन सी एवरीवन. विशाल, दुर्गेश, सोनी, सुखीत, दिलीप, आरू, पूजा, हाँ, सबको देख रहा हूँ मैं. दिलीप पूछ रहे हैं कि सर सोशियोलॉजी अवेलेबल इन बाइलिंगुअल और नॉट. यस, आई विल टीच इन बाइलिंगुअल, बट दिस ऑप्शनल इज इन इंग्लिश मीडियम. पर बोलूंगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि वही समझ में आता है. और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वन बीइंग इंग्लिश एंड अदर बीइंग हिंदी. तो दोनों आपको आनी चाहिए. और आमतौर पर हमारे पास, मतलब हम लोग के पास, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट आते हैं उनको दोनों ही लैंग्वेज से कोई खास गुरेज नहीं होती, दोनों ही लैंग्वेज समझ में आती. ठीक है, ये क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है सोनम, दिल्ली में. मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ. ऑनलाइन लेवल पे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं. सारे क्वेश्चन का उत्तर दूंगा धीरे धीरे. पहले हम प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस जिनका आंसर अगर आपके पास हो तो ऑप्शनल सेलेक्ट करना आसान होता. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? अभय चौधरी, सर आर यू गोइंग टू कंप्लीट द सीरीज? विच सीरीज? कौन सी सीरीज में मुझे देख लिया? कौन सा सीरीज अभय? विच सीरीज आर यू टॉकिंग अबाउट? एक ही क्वेश्चन 3 बार क्यों पूछ रहे हो? चौथी बार पूछ दे. विच सीरीज? हेलो, 5वीं बार पूछ. विच सीरीज आर यू टॉकिंग अबाउट? पूजा, ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये वर्कशॉप है. इस क्लास में हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या हमें सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना चाहिए. शुड वी गो फॉर सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल और नॉट?
Sir, are you going to complete the? Yes, I am going to complete the series. I think you got stuck with this question. I don't know what are you asking, but yes, I am going to complete the series. If I will start. विशाल वैभव सर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। कोई बात नहीं, तुम कुछ भी पढ़े आए हो, कुछ भी पढ़ के आए हो, फर्क नहीं पड़ता। चलो हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते, फटाफट करते हैं। तो अभी इस पे आऊंगा कि आज का हमारा सेमिनार है, उसका नोटिफिकेशन है। सो क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, आप ही से लूंगा क्वेश्चंस। अभी अपने दिमाग से ये निकाल दो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी। मैं सोशियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। कम फिर आगे आ जाओ। तो मैचिंग शर्ट पहन के आओ मेरे जैसे नहीं, आओ प्लीज बी सीटेड। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी वी आर गोइंग टू गेट आंसर फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये सोच के करो कि ऑप्शनल चूज करने के लिए मेरा ये क्वेश्चन है। बाद में हम देखेंगे कि उस पे जो आपको सॉर्टी बना रहे हैं उस पे सोशियोलॉजी खरा उतरता है कि नहीं, है ना, वो बाद में देखेंगे। पहले लेट्स फ्रेम क्वेश्चंस। So whenever you are thinking of an optional, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है आपके दिमाग? What is the first question? हाँ, syllabus means what? Syllabus क्या? अच्छा, syllabus is big or short? So first question is syllabus is long or short? Okay. That's one question. ऐसे क्वेश्चन बनाओ सब अपने। Sir, I am a student of philosophy, so can I change my optional and move sociology? Yes, you can. But if you have studied philosophy as an optional, don't change it. नहीं चेंज किया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन में फिलोसफी पढ़ा है, it is going to help you only. If you have studied philosophy in your graduation, it is going to help you only. Yes, what is your question? Think of your questions. ऑप्शनल के लिए हम वर्कशॉप कर रहे हैं, यू आर अवेयर दैट, राइट? तो थिंक ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव। आप लोग यहाँ आ रहे होगे तो कुछ दिमाग में होगा ना, तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरे पास ये क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अभी अभी वेट अ सेकंड, अभी वेट देखो, सोशियोलॉजी दिमाग से हटाओ। ऑप्शनल चूज करने के लिए क्या क्वेश्चन है? फॉरगेट अबाउट सोशियोलॉजी फॉर द टाइम बीइंग, वो तो बाद में देखेंगे सोशियोलॉजी क्या स्कोर कर रही है। ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए व्हाट शुड बी द क्वेश्चन इन योर माइंड? ओके ओके, सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं बताने हैं, बाकी लोग भी बोलने दो। चलो मैं लिख देता हूं, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, कितना समय लगेगा? अच्छा, वेदर इट इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट और नॉट, ये होगा ना कि स्कोरिंग है कि नहीं, है ना। सोशियोलॉजी एक मिनट के लिए भूल जाओ, तुम्हें सोशियोलॉजी चूज, सॉरी तुम्हें ऑप्शनल चूज करना है, तो तुम्हें वो ऑप्शनल चाहिए जो स्कोरिंग हो, है ना। तो क्वेश्चन होगा वेदर इट इज स्कोरिंग और नॉट, ठीक है। आपका क्या क्वेश्चन है? और आपका कोई क्वेश्चन? यू गाइस कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, विच इज बेटर सोशियोलॉजी और पॉवर्टी? ये अभी आंसर नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूं ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में? यस, ओके। सो विल इट हेल्प इन जीएस? ये है ना, जीएस क्या? जीएस के लिए ऐसे भी लिख देता हूं, जीएस ऐसे एटसेट्रा। और व्हाट एल्स? सर आई एम एनईटी क्वालिफाइड इन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, कैन यू चूज ऑप्शनल? यस यू कैन, यस यू कैन। अब देखो, कोई पूछ रहा, मुझसे पूछ रहे हो, प्रांजल पूछ रहा है कि विच सब्जेक्ट इज बेटर, सोशियोलॉजी और पॉवर्टी? Why will I go in that question? मैं वो क्वेश्चन क्यों डील करूंगा? I will tell you what questions you should have in your mind
to decide your optional and whether sociology scores well or not. बस यही मैं बताऊंगा. कौन सा ऑप्शनल खराब है ये क्यों बोलूं मैं? Why should I do that? Okay, so length, scoring, interest, GS overlap, material, ठीक है. एक एक करके क्वेश्चन करते मोहन, एक साथ इतने सारे क्वेश्चन करती है. So you are saying whether it is interesting or not. Whether it is interesting or not. GS overlap ठीक है. लेंथ हो गया, स्कोरिंग कर लिया हमने, ओवरलैप हो गया. मटेरियल एंड गाइडेंस, तो मटेरियल एंड गाइडेंस अवेलेबल और नॉट. मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल फॉर इट और नॉट. और कुछ? एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड? सोचो, और कुछ क्वेश्चन है? सतीश कह रहे सर हिंदी में बोले. हिंदी में तो बोल रहा हूं. बट सतीश, what I will take is sociology English medium. We do have sociology Hindi medium as well, but that thing I do not teach. मैं sociology optional English में पढ़ाता हूं. दूसरे सर हैं जो कि हिंदी में पढ़ाते हैं, SS पांडे सर पढ़ाते हैं. तो उनका जब वर्कशॉप होगा तो हिंदी वाला वहां देख लीजिएगा. इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली आई एम टेकिंग दिस वर्कशॉप, पर बोलूंगा हिंदी में भी जिससे कि आपको समझ में आ सके. एनी अदर क्वेश्चन? लेंथ हो गया, स्कोरिंग हो गया, इंटरेस्ट, ओवरलैप, मटेरियल. बोलो, एनी अदर क्वेश्चन? यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, लाइक डज background matter? For instance, you did your engineering, some have studied physics, chemistry and all that thing. तो क्या background जरूरी है कि सोशियोलॉजी आर्ट्स पढ़ा हो तभी ये लेना चाहिए? नहीं, ये भी क्वेश्चन बनता है ना. एनीथिंग एल्स? Do you have any other question? Okay. I think we have all the questions. Almost these are the questions that puzzles you while selecting an optional. कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले यही सारे क्वेश्चन होंगे. जनरली 10 क्वेश्चन बनते हैं, 7 ही क्वेश्चन पे कैसे रुका है? कुछ क्वेश्चन और होने चाहिए. मेरा एक ही तरीका है वर्कशॉप लेने का, ऐसे ही वर्कशॉप लेता हूँ, क्वेश्चन निकालता हूँ, उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, है ना. पहले इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे सोशियोलॉजी इस पे खरा उतर रहा है कि नहीं. और कोई क्वेश्चन है? सिलेबस हो गया. अच्छा, स्कोरिंग के साथ कई बार ना सक्सेस रेशियो की भी बात आती है. क्या सक्सेस रेशियो है? मतलब जितने लोग अपीयर हो रहे हैं उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन है? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन दैट पीपल हैव देयर इन माइंड. ओके, so let's deal with these questions first of all. The first question is whether syllabus is long or short. That matters. If you are selecting an optional which is very big, it will eat your time up. But if you can save your time from optional, that you can put in GS. है ना? GS is of 1000 marks, optional is of 500 marks. So definitely you should not kill your time too much in optional so that you cannot give enough time in your GS. तो एक ऐसा ऑप्शनल आपको सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि फायदा हो, समय भी बचे और दूसरे मतलब GS में भी उसको दे सके. तो छोटा होगा तभी ये पॉसिबल है. तो क्वेश्चन मायने तो रखते. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? 6 से 7 महीना लगना चाहिए मेरे हिसाब से. इतना तो आपको देना चाहिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर स्टडीइंग अ न्यू ऑप्शनल, a new subject for the first time, it will take you 6-7 months. 6-7 महीने का समय आपको देना भी चाहिए. See, I can say I can complete the course in 3-4 months and I can do that as well. मैं कर भी सकता हूं, पर सब ऊपर चला जाएगा. Why?
because for the first time you're studying it, there's so many new concepts, you need to let those concepts sink in you. तो absorb भी तो करना है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है. जय बजरंग, अरे तुम्हारा नाम ही है जय बजरंग बली. ये क्वेश्चन लिखा तो है, मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल और नॉट. बोलिए, अभी उस पर नहीं जाएंगे. As per the syllabus, you are not going to do research in any subject. जो भी ऑप्शनल आप सेलेक्ट करेंगे उसमें रिसर्च थोड़ी ना करना है. The standard is of graduation level only. ग्रेजुएशन लेवल तक का ही स्टैंडर्ड होता है ऑप्शनल का, और जीएस का स्टैंडर्ड होता है 10th लेवल का. तो एक्सपर्ट थोड़ी ना बनना है. हाँ क्या इंटरेस्ट, वो आ रहा हूं उस क्वेश्चन पे, whether it is interesting or not, आ रहा हूं इस क्वेश्चन पे. लव्ड या इंटरेस्ट एक ही बात है ना. तो ये क्वेश्चन हो गया कि ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. तो सिलेबस छोटा होगा तो ड्यूरेशन भी कम होगा, पर ड्यूरेशन बहुत मायने नहीं रखता. इसको इतना भी मत पड़ जाओ कि नहीं 4 महीने में खत्म करके दो, 5 महीने में खत्म करके दो. इंपॉर्टेंट इज आपको समझ में आए और आराम आराम से उसको कंप्लीट कर लो. Whether it is scoring or not and what is the success ratio, that's the most important, the main question. आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करने में सबसे पहले इस चीज पे फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो रहा है और जितने लोग अपीयर हो रहे हैं उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है जो भी ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं. देखो, सिलेक्शन तो हर सब्जेक्ट से हो रहा है, आपको काम आसान बनाना है. तो व्हाट इज योर गोल? अल्टीमेटली गोल क्या है? पेपर क्लियर करना ना. कोई और गोल है नहीं. ये तो नहीं है ना कि मुझे दिखाना है कि इस सब्जेक्ट से मैंने करके दिखा दिया. नो, द गोल इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन. तो यू हैव टू मेक योर थिंग इजियर. चीजों को आसान करना होगा. तो आसान करने के लिए किस चीज पे ध्यान देना होगा? किससे सिलेक्शन हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद आप अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपको जीएस में बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है, ऐसे में बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है, तो इट इज लाइक यू आर वर्किंग फॉर समथिंग विच इज अननेसेसरी. क्या ऐसे कह लें कि इफ यू आर स्टडिंग समथिंग विच इज हेल्पिंग यू इन जीएस, देन इट इज मोर बेनिफिशियल. अगर आपको जीएस में भी मदद कर रहा है तो ज्यादा फायदे की बात हो गई. वरना एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं, दैट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल. एक तीर से अगर 2 शिकार हो रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है ना. नहीं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस. वेदर इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया सुन के, नाम तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं, और भी पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा है, तो फिर बड़ा वो बर्डन हो जाएगा. फिर आपसे ना वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा. एंड पता चला जीएस पे फोकस कर रहे हो और ऑप्शनल आप छोड़ के चल रहे हो. अरे देखेंगे इसको बाद में, पहले पीटी तो हो जाए फिर देखेंगे. सो इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर बात है मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं. दैट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. सपोज यू गो फॉर एन ऑप्शनल जिसके लिए मार्केट में मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है, और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें मटेरियल भर के पड़े हुए हैं. जिस दुकान पे जाओ उसी पे मटेरियल अवेलेबल है, जो पॉपुलर होगा उसी का तो सबसे ज्यादा मटेरियल होगा. ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद बैकग्राउंड मैटर करता है कि नहीं. बैकग्राउंड डज नॉट मैटर एट ऑल इन यूपीएससी. व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. Whatever be your background, you can clear the examination. नहीं, पार्श्व पूछ रहे हैं कि बीपीएससी का सेम लेवल होता है क्या? किसी भी स्टेट सर्विसेज का लेवल यूपीएससी से लो होता है, सेम नहीं होता है. यहां तक कि मैं यूपीपीएससी की भी बात करूं, इनका तो सिलेबस भी सेम है, ऑप्शनल तो नहीं है खैर वहां पे. अब जीएस वगैरह में भी सिलेबस सेम है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड अलग होता है. सेम स्टैंडर्ड नहीं होता, 1 नॉच 2 नॉच नीचे होता है. ठीक है. हेलो हेलो सिमर, सुहानी, पूजा, हेलो. हिंदी में भी क्लास लीजिए. हिंदी बोल तो रहा हूं अंशु, पर हिंदी में क्लास नहीं ले सकते. ये सब हिंदी में नहीं लिख, मेरी वर्तनी बहुत शुद्ध नहीं है.
दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन दैट आई हैव बीन टीचिंग इन इंग्लिश, और इत्तेफाकन थोड़ी इंग्लिश बोलनी भी आती है और पढ़ा भी सब कुछ इंग्लिश में, ये सब रीजन है कि मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका वन बाय वन करके आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये दोनों पिक करता हूं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है और सक्सेस रेशियो क्या है। सो सोशियोलॉजी में 250 प्लस इज अ गारंटीड थिंग, एंड इफ यू वर्क हार्ड, और वर्क हार्ड क्या, वर्क द वे आई एम सेइंग, 300 प्लस इज ऑल्सो नॉट अ डिस्टेंट, 250 से ऊपर नंबर 50% प्लस तो आ ही जाएगा। लेकिन उसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दे, जो मैं कह रहा हूं वो करें, तो 300 प्लस भी नंबर आ जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि क्या वो पॉपुलर है, सक्सेस रेशियो है उसमें सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, उस सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना। इसी के लिए मैं हर बार एक डेटा की मदद लेता हूं, और वो डेटा आपको दिखा रहा हूं। ये है यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट, दिख रहा है, लिखा है नीचे, मैंने तो नहीं बनाया होगा, हम गूगल कर सकते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनुअल रिपोर्ट 2022-23, ये रिसेंट है, इससे रिसेंट कोई रिपोर्ट नहीं है अभी, सबसे रिसेंट का ये रिपोर्ट है। अब देखो यहां पे पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर was the most preferred subject among the optional chosen by candidate, followed by है, 3 सब्जेक्ट में की है, ठीक है। अगले रिपोर्ट में बढ़ते हैं। अब ये 21-22 है, 22-23 था, ये 21-22 पीएसआईआर। उसके बाद ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, यही 3 सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी तो पिछले रिपोर्ट में एंट्री लिया, पीछे 3-4 साल पहले एक बार बूम आया था उसमें, ठीक है। और वो रिपोर्ट जो हमने देखा 22-23 का था, 22-23 का रिपोर्ट मतलब वो 21 का रिजल्ट उसमें होगा, उसके बेसिस पर उन्होंने बताया था। एनीवेज, पीएसआईआर, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी बना हुआ है ना वहीं पे अपने। उसके आगे चलते हैं, 2020 और 21, अगेन ज्योग्राफी, पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी। लास्ट रिपोर्ट में ज्योग्राफी हट गया था, एंथ्रोपोलॉजी की एंट्री हो गई थी, लेकिन सोशियोलॉजी अपना चल रहा है, पीएसआईआर चल रहा है, तो ऑप्शनल मेनली। उसके बाद 19-20 में आ जाइए, 19-20 में भी देखिए, ज्योग्राफी वाज द मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट अमंग द ऑप्शनल, फॉलोड बाय पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, ठीक है। 19-20, अगला रिपोर्ट देखते हैं, 18-19 ज्योग्राफी फॉलोड बाय सोशियोलॉजी एंड पीएसआईआर। तो मतलब यह है कि पिछले 10 साल से 3 सब्जेक्ट अगर कोई रूल कर रहा है तो वो है ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और पीएसआईआर, ये 3 सब्जेक्ट है। तो आप उन्हीं तीनों में से एक के वर्कशॉप में बैठे हो, दैट मीन्स इट इज अ सब्जेक्ट फ्रॉम विच पीपल आर बीइंग सेलेक्टेड। मतलब इसमें आपको डाउट रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरा तो नहीं है ना, यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है, इन्हीं तीनों में से कोई आपको पिक करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, मैंने जो भी वर्कशॉप अपने टाइम में किया था, हम लोग के टाइम में तो वर्कशॉप होता भी नहीं था, टीचर फिक्स होते थे, ये पढ़ा रहे हैं आप उनके जाके एडमिशन ले, तो वो कोई भी ना ऐसे नहीं करता कि तीनों सब्जेक्ट बता रहे हैं, सिर्फ अपनी बात करते थे लोग। मैंने आपके सामने रख दिया कि ये एनुअल रिपोर्ट है और इसमें 3 है, उसमें से एक सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं जिसके लिए वर्कशॉप ले रहा हूं। नाउ यू आर क्लियर कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड सब्जेक्ट एंड दैट इज बीइंग सेड बाय यूपीएससी इटसेल्फ। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं इसी रिपोर्ट में। एज फार एज एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट आर कंसर्न, जो बैकग्राउंड है are concerned, 66.2 for engineer, 21, 6.4 and 5.6 from humanities,
साइंस एंड मेडिकल साइंसेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ये और ये जोड़ दो, 66 प्लस 6 72 प्लस 6 कर लो 78% साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं। और सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट से हो रहा है? ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से। हाँ, हाउएवर ये भी फैक्ट देख लो, 85.5% of the optional subject opted by the recommended candidates were related to humanities. 85% जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं वो सब आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते, ह्यूमैनिटीज के, चाहे आईआईटीएन हो चाहे कोई और, ठीक है। एंड सेम ट्रेंड हैज बीन गोइंग ऑन। ऐसा नहीं कि 18-19 में, इसके आगे अब कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ और है, वो बाद में आऊंगा उस पर। देखो यही ट्रेंड 19-20 में भी है, वही सेम ट्रेंड आपको दिखेगा। 62 फ्रॉम इंजीनियरिंग फॉलोड बाय दिस मच ह्यूमैनिटी, अगेन फिर वही 7 और 6 13 को 62 में जोड़ लीजिए, हो गया 75.7 आ रहा है, मतलब 76%। और देखो फिर वही बात, 85% ऑप्शनल सब्जेक्ट वर ऑप्टेड बाय ह्यूमैनिटीज। 85% लोग क्या ले रहे हैं? सोशल साइंसेज ले रहे हैं। सेम पैटर्न, दिस हैज बीन अ स्टेबल पैटर्न, वो बदलेगा ही नहीं, तुम देखते रहो। अगेन 63 इंजीनियरिंग, फिर ये ह्यूमैनिटीज वाले, फिर वही 6 12 और वही आ गया 76-78%, और फिर वही पुरानी बात 82.6% ह्यूमैनिटीज से है। परशु, I cannot tell you about the BPSC thing. Abhi we are discussing the UPSC optional, so better you ask about BPSC optional, sorry UPSC optional, BPSC के लिए जब वर्कशॉप होगा तो वहां आप पूछिएगा। I do not have very good idea about it. ठीक है, same applies to 21-22 as well. See, 64 इंजीनियरिंग, ये ह्यूमैनिटीज, फिर ये 8 और 4, तो जरा जोड़ के देख लो, हो गया ना 8 4 12 और 64 26, लेकिन सिलेक्शन फिर वही रहा होगा। देखो 85.1%, 85.1% जिनका सिलेक्शन हो उन्होंने सब्जेक्ट क्या लिया? ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए। तो इतनी चीज, एक लास्ट रहेगा वो भी देख लो 22-23, इसमें भी क्या ट्रेंड है? वही 60%, ये हो गया ह्यूमैनिटीज, और फिर मेडिकल, ये देखो ये लगभग 6 8 से 14, ये 15 75% बैकग्राउंड, और सिलेक्शन जो फिर देखो यहाँ पे 80% सिलेक्शन आर्ट्स बैकग्राउंड से। सो बाय दिस डेटा, मेरा तो डेटा नहीं है ना, मैंने नहीं बनाया, ऑनलाइन अवेलेबल है, यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट गूगल करके देख लेना, यहाँ तो पेज नंबर भी है, पिक्चर क्लिक कर लो इफ यू वांट टू, तो पेज नंबर, सब पे पेज नंबर लिखा हुआ है, सो आप ढूंढ के देख सकते हैं। तो ये डेटा अगर सही है, ऑब्वियसली सही है, यूपीएससी का डेटा है, तो व्हाट डिड वी कम टू नो? दैट देयर आर 3 मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स ऑफ विच सोशियोलॉजी इज वन। Most of the students coming from science background, so background does not matter as such, and they are selecting humanities. So whatever be your background, you can go for these optionals. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया क्लियरली? ओके, एक और चीज आपको दिखा रहा हूं, वहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सक्सेस रेशियो की भी बात कर रहे थे। जैसे सक्सेस रेशियो, ये देखो सक्सेस रेशियो में कई जगह आपको दिखा, जैसे 15% सक्सेस रेशियो, सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कुछ और है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अपियरिंग हियर? 140 बच्चे मात्र। यहां पे देखो क्या है, 1000+ वाले, इसमें कितना सक्सेस रेशियो? 7.8। ज्योग्राफी 1079, सक्सेस रेशियो क्या है? 6.1।
मतलब 100 में से 6 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ 100 में से 7.8 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। सक्सेस रेशियो की ही मतलब हुआ ना, आउट ऑफ 100 7.8 पीपल आर सिलेक्टेड एंड आउट ऑफ 100 6.1। ये सक्सेस रेशियो किसका? ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी का। आगे बढ़िए जरा। ये देखो, अब यहां आओ, जो दो मेन सब्जेक्ट है, ये देखो PSIR सक्सेस रेशियो क्या है? साइकोलॉजी में इतना है, लेकिन बच्चे कितने आ रहे हैं साइकोलॉजी से? कहां 1571, कहां ये? और उसके बाद सोशियोलॉजी देख लो, सोशियोलॉजी सक्सेस रेशियो कितना है? एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी से ज्यादा सक्सेस रेशियो है। सक्सेस रेशियो में 1 पे ये है, 2 पे ये है। सो as far as popularity of the subject is concerned, sociology is one of the 3 subjects, and as far as success ratio is concerned, it is one of the 2 subjects. Clear है सारा डेटा? ये that means sociology scores well when it's come to background, popularity, success, all these components. Clear है? फिर से आते हैं जो हम क्वेश्चन देख रहे थे। ये हो गया, इस क्वेश्चन का हमने आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, सक्सेस रेशियो वाला भी हो गया, पॉपुलैरिटी हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर द सब्जेक्ट इज लॉन्ग और शॉर्ट। इस क्वेश्चन का भी आंसर देता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट इज लॉन्ग और शॉर्ट। हियर यू हैव द सोशियोलॉजी का सिलेबस। देखते हैं, बड़ा है ये छोटा। दिस इज पेपर नंबर 1, सोशियोलॉजी पेपर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, एंड देन देयर इज पेपर नंबर 2 which is also known as applied sociology, because understanding of sociology when applied to Indian society it becomes paper number 2. सोशियोलॉजी की जो समझ आप बनाएंगे, जब उसको आप इंडियन सोसाइटी पे लगाएंगे तो पेपर नंबर 2 हो जाता है। ये हो गया पेपर नंबर 2, इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंजेस। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, टॉपिक नंबर 7 क्या है? पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ये पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 2 में आओ, ये क्या है? ये टॉपिक क्या है? सेम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन फर्स्ट पेपर, अप्लाइड इन इंडियन सोसाइटी। जो सेम है ना, उसमें इधर के क्वेश्चन उधर भी पूछते हैं, उधर के क्वेश्चन इधर भी पूछते हैं। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर ओनली वन टॉपिक, दैट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, एप्लीकेबल टू इंडियन सोसाइटी एज वेल। So this is one topic, not 2 topics. Okay. Now, topic number 8. What is it? 3 लगा देता हूं यहां पे, जिससे कि आप रिलेट कर पाए। Religion and society. Now come to paper number 2. Paper number 2. What is this? Religion and society. Same topic. There you will understand the sociological understanding of religion, and then you apply it to Indian society. They can ask question from here to that paper and from there to this paper. दोनों चलता है, इधर से उधर पूछ सकते हैं, उधर से इधर पूछ सकते हैं। Only one topic, common topic. Common topic आपको अभी दिखा रहा हूं। उसके बाद ये देखिए, 1 2 3 4 सिस्टम ऑफ किनशिप। Okay, I will talk about how should you tackle with it. Mohan Chaudhary saying, sir, I did not expect the number of science graduate would be that less. हमारे यहाँ इंजीनियर और किस लिए पैदा होते हैं? यूपीएससी क्लियर करने के लिए ही। Because we are not living in an industrialized society. Don't feel offended, है ना? We are not living in an industrialized society. तुम अमेरिका में पैदा हुए रहते, यूरोप में पैदा होते, you will be working in your own sector. वो developed society. We are still developing. We are a mixture of modern and traditional society. तो इंजीनियर जितना पैदा होते हैं उतना काम ही नहीं है। और ये भी एक डेटा है, आप गूगल करके देख लेना। The amount of engineers that we are producing
वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ जॉब, तो करेंगे क्या? उनको बैठ के पढ़ने की आदत है, बैठ के पढ़ने की आदत है। मेडिकल साइंस वालों को बैठ के पढ़ने की आदत है 12-12 घंटे 10-10 घंटे, तो यहाँ पे भी तो वही करना है और आसान है उससे। तो सिस्टम ऑफ किनशिप आई वाज डिस्कसिंग इन पेपर नंबर 1, लेट्स सी इन पेपर नंबर 2. व्हाट इज दिस टॉपिक? दिस इज द थर्ड टॉपिक आई गेस. सिस्टम ऑफ किनशिप वहां भी था, यहां पर भी है सेम. देन दिस वन 10th टॉपिक, 1 2 3 4, social change in modern society. This is about social change. Now look at C segment of paper number 2. पेपर 2 में 3 सेगमेंट है, A, B और C. What is topic number C? Social change in India. तो वहां पे आप सोशल चेंज को समझेंगे, व्हाट इज सोशल चेंज, एंड हियर यू हैव टू सी सोशल चेंज इन इंडिया. और इसी सोशल चेंज इन इंडिया में पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी भी है, राइट? दैट मीन्स 4 टॉपिक्स ओवरलैप, 4 टॉपिक्स आर कॉमन. क्या टॉपिक कॉमन हो गए? तो पेपर 2 हुआ या 1.5 हुआ? इट इज 2 पेपर और 1.5? इज 1.5 अप्रॉक्स. 2 पेपर तो है ही नहीं. दिस इज वेयर इट आउट स्मार्ट PSIR. PSIR से इस पॉइंट पे सोशियोलॉजी, वैसे मैं कंपेयर नहीं करता पर मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे वो उससे आगे निकल जाता है. उसका सिलेबस, PSIR का सिलेबस इससे बहुत बड़ा है. एक पेपर पॉलिटिकल साइंस है, दूसरा पेपर इंटरनेशनल रिलेशन है, वो बहुत बड़ा पेपर है. खैर, आपने देखा यहां पे वो एज ले रहा है, ये 2 पेपर है नहीं, 1.5 पेपर है. ठीक है, ये सिलेबस तो मेरा नहीं है, UPSC का सिलेबस. मैं पूरे अपने लेक्चर में कोई भी चीज खुद से कहने की कोशिश नहीं करूंगा. आई विल ट्राई टू शो यू थ्रू प्रूफ्स. व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? अब ये तो मुझे करना है, तो इसमें मुझे बताना होगा. द ड्यूरेशन विल टेक 6 to 7 months. If you'll ask, I can write here 4 to 5 months only, because हो तो इतने में जाता है. लेकिन होगा क्या, बीच बीच में कुछ ब्रेक्स आते हैं, जैसा भी ब्रेक चल रहा है, ऑप्शनल जो चल रहा था उसका ब्रेक चल रहा है. वाई? PT थी, PT के चलते ब्रेक दोगे ना. और मैं भी एग्जॉस्ट हो जाता हूं थ्रू आउट द ईयर क्लास लेते, तो कभी कभार 20-25 दिन के लिए मैंने ब्रेक दे दिया. तो वैसे ब्रेक के चलते 6-7 मैक्सिमम 8 months, पर वो इसलिए कि आराम आराम से कराना होता है. 6 to 7 months मैक्स. 6 months तो आपको देना चाहिए ऑप्शनल के लिए. जब GS में 12 महीने से 14 महीने लगते हैं ना, कहीं कहीं 16 महीने भी लगते हैं. तो जब 1000 नंबर के लिए 16 महीने दे रहे हो, तो 8 महीने तो यहां देने चाहिए. एंड स्पेशली व्हेन दैट ऑप्शनल इज गोइंग टू हेल्प यू इन GS ऑल्सो. अगर वो ऑप्शनल आपको GS में मदद कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट मच टाइम यू शुड गो गिव. वरना मैं क्रैश कोर्स के तौर पे या एक बार में एक लाइन में खत्म करने के लिए 3-4 महीने का कोर्स लेके खत्म कर सकता हूँ, 3-4 महीने पूरा कोर्स खत्म कर दूं. बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट मैराथन? अ सब्जेक्ट दैट यू हैव नेवर स्टडीड एवर, सपोज इट इज टॉट टू यू लाइक दिस वे, इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू, है ना? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. ये दोनों हो गए थे. वेदर इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट. अब ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है कि नहीं, अब ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है कि नहीं, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा what is it, what is sociology. Let me take some questions. I didn't explain them. Okay, I am from, okay, yes sociology आंसर राइटिंग वगैरह जो कुछ भी होगा सब मैं ही कराऊंगा, don't worry. So the question arises, what is sociology? You all have heard of philosophy, psychology, political science, geography, economics, but sociology is one subject probably we haven't heard of that much, unless you're preparing for civil services or you are studying it, you do not know this. मैं बिहार से आता हूं, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे दिल्ली में आने के बाद पता चला कि सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है. मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पता भी नहीं था. एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो मैथमेटिक्स पढ़ के पढ़ा रहा हूं, तो बैकग्राउंड तो वाकई मैंने नहीं रखता पहले तो, है ना. And during our time when I was preparing, there were 2 optionals. I had philosophy and sociology as my optionals.
and whenever I wrote my mains, I scored well in sociology when compared to philosophy. फिलोसफी के मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो मॉडर्न जो फिलोसोफर्स है ना उसको लेके कोई अच्छी किताब है ही नहीं, मार्केट में ही नहीं किताब कोई ढंग की। अब कोचिंग वाले क्लेम करे जो भी पढ़ाते हैं कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा, बट वेयर इज द बुक? बुक होनी चाहिए ना, वो उसकी दिक्कत आती है। एनीवेज, तो सोशियोलॉजी इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, सोशस एंड लोजिया। सोशस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, Latin language, and logia comes from Greek language. It is kind of mixture of the words, and socius here means companionship and logia means study of. So study of companionship मतलब हम ग्रुप में क्यों रहते हैं, ग्रुप का हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम जो है वो होने में क्या हमारे ग्रुप का कोई रोल है, सोसाइटी का रोल है, कम्युनिटी का रोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। This kind of understanding we developed in sociology. It was a term coined by Auguste Comte, the French philosopher and sociologist. Auguste Comte ने 1838 में सोशियोलॉजी शब्द को चुना पढ़ने के लिए, समाज को पढ़ने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी ये सभी इमर्ज हो रही थी, तो उनको लगा कि समाज को भी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने इस डिसिप्लिन का नाम रखा। वैसे वो नाम रखना चाह रहे थे सोशल फिजिक्स, बट सोशल फिजिक्स एज ए टर्म वाज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय एडोल्फ क्विटलेट, बेल्जियन के एक मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन थे, क्योंकि ऑलरेडी सोशल फिजिक्स टर्म यूज कर रहे थे। सोशल डेटा को, डेटा स्टैटिस्टिशियन थे तो स्टैटिक्स के तौर पे डेटा यूज करके एनालाइज कर रहे थे, और उन्होंने किताब भी पब्लिश कर दी थी एक सोशल फिजिक्स के नाम से। तो रिलक्टेंटली, अब जब नाम है ही नहीं मार्केट में, कोई और छाप चुका है किताब, तो इन्होंने एक नया डिसिप्लिन का नाम रखा जिसको कहते हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या है? सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी विथ ए स्पेशल फोकस ऑन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी को पढ़ने के लिए जो डिसिप्लिन डेवलप हुआ है, क्योंकि जो आर्किक और प्रिमिटिव सोसाइटी है उसको पढ़ती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मेन फोकस प्रिमिटिव सोसाइटी पे रहता है, मॉडर्न सोसाइटी को समझने के लिए सोशियोलॉजी काम करता है। अब मॉडर्न सोसाइटी या सोसाइटी पर से, अब हम मान लो मॉडर्न नहीं तो क्या है सोशियोलॉजी पॉसिबल नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आप आंसर अगर जनरली ढूंढो तो शायद हमारे पास आंसर ना हो। फॉर एग्जाम्पल suppose I ask you, all of you, the online students as well as the offline one, ये देखो काला तेंदुआ करके कह रहे सर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है, पर क्या हिंदी में होगा? हाँ हिंदी में भी होगा बेटा, पर मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता। प्रीति पूछ रही कि सर आपने ध्येय आईएएस में क्लास ली? हाँ ली है, वहां पहले मैं पढ़ाता था, अब मैं यहाँ हूं, तभी तो वहां नहीं हूं। ठीक है, तो yes, what I was saying, yes, एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। Suppose I ask you, why do girls have long hairs and boys have short hairs? ऐसा क्यों? तुमने बाल छोटे क्यों रखे, बड़े क्यों नहीं किए, लंबे लंबे लड़कियों की तरह? बोलो बोलो। ओए वाह क्या बात है। Next question is, he is saying, the answer I got is, girls look beautiful in long hairs and boys look handsome in short hairs. Next question, why do we attach beautiful word with girls and handsome word with boys? Why don't we say boys as beautiful? Because except human species, in any other species you will see, it is male who is beautiful. मोर और मोरनी में सुंदर कौन होता है? शेर और शेरनी में सुंदर कौन होता है? तो हमारे यहां मेल क्यों सुंदर नहीं है, फीमेल क्यों सुंदर होगी? है ना, कुछ तो मतलब इसमें नेचुरल सा तो कुछ नहीं है। तो ये कैसे हुआ? इसको कहते हैं जेंडर एंड जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी, जो कि सोसाइटी क्रिएट करती है। हमारे कपड़े मेल और फीमेल के अलग अलग हैं, है कि नहीं है? वाई? जेंडर रोल। हमारे यहां
इंडिया में खास करके शादियों के बाद आमतौर पर लड़कियां लड़कों के घर जाती हैं। ये पूरे विश्व में ऐसा ही होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? यस। शैलेंद्र पूजा बोलिए सर, आप हिंदी में एक्सप्लेन तो करेंगे ना, क्लास में इंग्लिश में नोट्स देंगे बट एक्सप्लेन। हाँ करूंगा, यस करूंगा एक्सप्लेन। कब से हिंदी इंग्लिश दोनों तो बोल रहा हूं। अच्छा, जब ज्यादा इंग्लिश होने लगे तो रोक दिया करो, सर थोड़ा हिंदी भी बोल दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता, बोल रहा हूं तो इट्स द फ्लो। सपोज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई फॉरगॉट दैट आई वाज स्पीकिंग इन हिंदी। तो अगर कभी ऐसा हो कि हिंदी ज्यादा हो रहा है तो बता दो, इंग्लिश ज्यादा हो रहा है तो दोनों बता दो। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेज इक्वली। यस यू आर राइट, it is because of the patriarchal society. Every type of society, be it patriarchal, matriarchal, amita local, avanku local, new local, there are different type of residential systems are there. For every society there is a residential system. In matriarchal society there will be matrilocal system. In patriarchal society there will be patrilocal or virilocal, दोनों एक ही word है, patrilocal system. In a modern society where this kind of patriarchy and matriarchy is not dominant, you will find neo-local system, मतलब नया घर, शादी के बाद दोनों एक नए घर में रहते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी में शादी के बाद उनके घर रहते हैं। लेकिन यहां पर फिर एक अजीबोगरीब बात मिलेगी, इफ यू गो टू सी द ट्राइब्स इन इंडिया एंड इफ यू गो टू आंध्र प्रदेश, देयर इज अ ट्राइब कॉल्ड चेंचू ट्राइब। उनके यहाँ जब शादी होती है तो मेल ब्राइड के यहाँ ही रुक जाता है, जब इसका बच्चा हो जाता है तब उसको लेके फिर वो वहां लौट के जाता है। तो इतनी तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं पता है। यही सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना हो, इंडियन सोसाइटी एज वेल एज द सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे सारे वियर्ड क्वेश्चंस। एक और वियर्ड क्वेश्चन करता हूं, है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू आंसर इट। इसको लिख दो यार। शैलेंद्र कितनी बार बोलूं? हाँ करूंगा, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों मुझे आती है, दोनों में बताऊंगा, लिखवाऊंगा इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखवाता हूं मैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आई वोंट डिक्टेट इन हिंदी, इट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली। ओके, या व्हाट आई वाज सेइंग। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलो। when you roam around on the street, जब रोड पे आप घूम रहे होते हो, किसी भी रैंडम अनजान आदमी से गाहे बगैर क्यों नहीं बातचीत करते हो, चलते हो? Why don't you talk to strangers in general? सबसे बातचीत करते हो, और भाई साहब क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहे हो, क्या खाया आज, शर्ट बढ़िया लग रहा है, कहाँ से लिया? ऐसे बातचीत क्यों नहीं करते? Why don't we talk to strangers? We don't know them, that's why we do not talk. Now, come to all the species of animals. Even they do not know each other, but don't they talk to each other? Interact करेगा कि नहीं तो बाकी सारे जानवर? You think you have a dog and you are taking the dog on the street and other dogs on the street won't talk to it? बात करेंगे ना, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, ये क्या बात हुई, तुम पट्टा पहन के घूम रहे हो, हम लोग खुले में घूम रहे हैं, ये तानाशाही हम नहीं सहेंगे, ये लग्जरी तुम्हें मिली हमें क्यों नहीं मिली? तो वो अपने लैंग्वेज में ऐसा ही कुछ बोलते होंगे। कहते यहाँ कहाँ इंटरेक्ट करेंगे? 4-5 काउज अगर रोड पे हैं तो क्या वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे? सब जानवर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। व्हाई डोंट वी डू दैट? ट्रांजियल सोशियोलॉजी इज बेटर। अभी तक नहीं समझ में, इतना डेटा दे दिया फिर भी पूछ रहे हो? जो मैंने आपको डेटा दिखाया उसमें कौन से 3 सब्जेक्ट्स? यू हैव द आंसर, तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। व्हाई डोंट यू? ये मत मुझसे करवाओ कि मैं कहूं कि सिर्फ सोशियोलॉजी ही लेना। मैंने तो आपको सब दिखा दिया ना, अब इसमें आपकी मर्जी। उसके बाद पढ़ाता कैसा हूं मैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज हाउ टीच एज वेल। नहीं, एप्लीकेशन पे पढ़ाई होगी। जिस प्लेटफॉर्म पे खान ग्लोबल स्टडीज में आप आए हैं, यहाँ का अपना एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे पढ़ाई होगी। Oh, I'm so sorry to hear that, Shailendra. I'm so sorry to hear that.
धर्मराज कह क्या बोल रहे हैं सर? मैं पूछ रहा हूं रोड पे चलते हुए अनजान आदमियों से हम क्यों नहीं बात करते? बिकॉज दैट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम वी हैव. आवर ममा टोल्ड, आवर पेरेंट्स टोल्ड, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. इस चीज को रिसर्च किया गया है. एरविन गॉफमैन is one of the famous sociologists who studied it and pointed out this is known as civil inattention. Civil inattention मतलब आप जो रोड पे सिविलियन एरिया में घूम रहे हैं तो आप जानबूझकर लोगों को अटेंशन नहीं देते हैं, जानबूझकर अटेंशन नहीं देते हैं, जिससे कि उनकी प्राइवेसी, उनकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे और आपकी भी प्राइवेसी मेंटेन रहे. सो इट इज ऑल क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. क्या हमने कभी इसको ऐसे सोचा था? ये जब मेरे पास क्वेश्चन आया ना, जब मैं पढ़ रहा था एरविन गॉफमैन को और ये स्टडी पढ़ी थी कि हाँ, बात तो सही है यार, कोई जानवर ऐसा तो नहीं करता कि इंटरेक्ट नहीं करेगा. दो शेर होंगे तो इंटरेक्ट करेंगे, भाई तू कहां से, यहाँ ये मेरा एरिया है, चारों तरफ मार्किंग कर रखी, तुम आए कैसे? हर जानवर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है ना, हर्ड में रहते इंटरेक्ट करते हैं. हम क्यों नहीं इंटरेक्ट करते? बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम वी हैव क्रिएटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट वी डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. दिस इज नोन एज सिविल इनअटेंशन. ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इट इज. मतलब समझ में आने वाली बात तो है. हाँ, ये अजीबोगरीब बात है. तो अपने समाज को या पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के समाज, पूरे जितने भी मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी, उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, सिस्टमेटिक तरीके से समझना, यही सोशियोलॉजी का काम. आपकी सोसाइटी आपको कैसे प्रभावित करती है, आपका परिवार, आपकी कम्युनिटी, आपका क्षेत्र कैसे आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, इसी को सोशियोलॉजी कहते हैं. और ऐसा नहीं कि कॉमन सेंस से बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती. जैसे आप मुझसे कल बात कर रहे थे, कल या परसों आए थे, आपके लैंग्वेज से मुझे लगा कि आप गुजरात से हैं. वो किसी को भी लगेगा, लैंग्वेज से किसी को भी लगेगा कि आप वहां से हैं. मतलब आपके लैंग्वेज पे गुजरात का असर है, तो आप पे और क्या क्या असर है. जैसे आप दाल में नमक डालते हो, है ना? डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तुम्हारी फैमिली अगर गुजरात की जगह बंगाल में पैदा हुई रहती तो शायद ये नहीं कर रहे होते. इसका मतलब वो समाज का असर है ना. तो कौन कौन से असर है समाज के हम पे, जिसके चलते हम वो हैं जो हैं, इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना इज ऑल पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर. ठीक है, ये देखो समर आके यहाँ पर अपना फ्रेंडशिप का दुकान खोल दिए. कहने सर कोई मेरी फ्रेंड बनेगी, नहीं बनेगी कोई. यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं लोग. सिमर ट्राई समवेयर एल्स. तुमको कुछ वेबसाइट बताता हूँ. हाँ फ्रेंड्स बनते भाई. टिंडर रहता है, टिंडर. हाँ टिंडर, ट्राई टिंडर. यहाँ पे दोस्ती करने आओ, यूपीएससी की तैयारी करने. पेपर क्लियर कर लो, लाइन लग जाएगा. जिस भी जेंडर से हो, मेल फीमेल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दैट वोंट बी एन इशू. पहले पेपर क्लियर करने पे फोकस करो. हाँ इतना कर दूंगा, सफिशिएंट कवर कर दूंगा कि आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा. क्लास कब शुरू होगी? 10 जून से. उस पे आ रहा हूं मैं. अब इंटरेस्टिंग है कि नहीं समझ में आया? व्हाट इज सोशियोलॉजी समझा के आपको बताया ना. एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद ना, इनफैक्ट योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विल इंप्रूव. अगल बगल के लोगों से इंटरेक्ट करना, उनको समझना बड़ा आसान हो जाता है. क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं, किसी को जज करते हैं उसके पर्सनालिटी के बेसिस पे, है ना. जैसे मान लो मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई डोंट नो योर नेम एंड ऑल दैट, अभी बताया था आपने, मैं भूल रहा हूं, पर आपका हेयर स्टाइल, बियर्ड वगैरह देख के अगर मैं कुछ गेस करना चाहूं तो आपकी पर्सनालिटी के बेसिस करूंगा. लोग यही करते हैं, आपको जज करते हैं उसके बेसिस पे. सोशियोलॉजी क्या करेगी पता है? सोशियोलॉजी यही जानने की कोशिश करेगी आप कहां से आते हैं, किस क्षेत्र से, किस परिवार से हैं, पेरेंट्स में कौन कौन है, माँ बाप दोनों काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या है. उसके बाद आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश, कैसे वो सारी ग्रुपिंग आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, ये समझने की कोशिश करती है सोशियोलॉजी. एंड दिस इज वेयर सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी. साइकोलॉजी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू पर्सनली, whereas sociology will try to understand you through the influences under which you are working.
और हम सब पे इन्फ्लुएंस है। जैसे आपका एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल है ना, देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंस ऑन इट। तुम फैशन डिजाइनर तो नहीं हो ना, तो कुछ इन्फ्लुएंस होगा। उस इन्फ्लुएंस को समझने की कोशिश करेगी सोशियोलॉजी। अंडर व्हाट इन्फ्लुएंस आर यू हैविंग दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल? सोशियोलॉजिस्ट अगर समझने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही समझने की कोशिश नहीं। अच्छा, सो फॉर वट एवर आई हैव लर्न, मीन्स अभी आपसे मेरा जो इंटरेक्शन रहा उसमें साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, let's not go psychological, sociologically speaking, whatever wherever you are coming from, there has been an influence of English. You love this idea that I'm speaking English and all that, है ना? This is not your personal thing. It is coming from the group that you are coming from. जहां से आप आ रहे हैं, जिस ग्रुप से, जिस सोसाइटी से, जो उससे आ रहे हैं, उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है इस चीज। Not necessarily everything is psychological. There is a influence of society, group, community, religion, caste, creed, all those things influence you. तो उसी को सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ते हैं। अब मोनी करेंगे सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं क्या? नहीं, उर्दू में पढ़ाता हूं मैं। तलफ़ुज़ पे मेरे ध्यान दें आप। यस, देयर आर टू मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी, तो आई टीच इन इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। अब आते हैं मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं। दिखाता हूं आपको मटेरियल और गाइडेंस है कि नहीं। देखिए, अभी कोई पूछ भी रहा था मटेरियल गाइडेंस के बारे में। अगर नोट्स लाए हैं, कॉपी वगैरह कुछ लाए हैं आप लोग तो लिख लीजिए। डू यू हैव अ पेज? डू यू वांट अ पेज? चाहिए? पेज दे दो। मोनी, व्हाट आर यू इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि? हाँ मोनी, आप ही का आंसर किया मैंने कि यस, आई टीच इन इंग्लिश ओनली। हिंदी में पढ़ाइए विक्रांत, सीखने में वक्त लगेगा थोड़ा। तो मैं तो, अब तुम कह ही रहे हो इतना तो कोशिश करूंगा। आवाज से पढ़ना शुरू करता हूँ। अगली बार हिंदी में पढ़ाऊंगा। थोड़ा ऊपर करना है इसको, नीचे वाला नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, दिख रहा है मुझे थोड़ा। This time my vision is clear and I have already purchased the option. Okay, good Saurav. Don't be disheartened. इस बार की रैंक 1 उसने ऑलरेडी बहुत बार अटेम्प्ट दिए थे ना, 5th अटेम्प्ट में हुआ है ना, तो कोई बात नहीं। सिंगर अजीत चौहान, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिहार पुलिस का क्लास कर, बिहार पुलिस वाला क्लास देखो, कोर्स होगा वहां पे आप क्लिक करो और वहां पता करो। इट विल बी इन हाइब्रिड मोड प्रांजल। देयर आर ऑफलाइन स्टूडेंट्स सिटिंग हियर राइट नाउ। बाकी भी स्टूडेंट्स आएंगे जब क्लास शुरू हो जाएगी, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। तो मटेरियल लिखिए पहले आप लोग। पेपर नंबर 1, दोनों एक ही किताब है। ये ओल्ड वर्जन है, सोशियोलॉजी थीम एंड पर्सपेक्टिव। ये किताब अब मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, अमेजोन वगैरह में मिल जाए तो कोई बात नहीं, आपको ये लेना है। लेना है मतलब, सपोज यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द क्लास एंड प्रिपेयर ऑन योर ओन, खुद से अगर आपको तैयारी करनी है तो ये किताब खरीदिएगा, ये मत खरीदिएगा। तो दिस इज वन बुक, हॉर्लम्बस एंड हॉलबर्न। हॉर्लम्बस ही कहते हैं, मेन नाम ये है इनका। इज द मेन ऑथर, हॉर्लम्बस। सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव Then second book is for paper number 1 itself, Sociological Theory by George Ritzer. Sociological Theory by George Ritzer is not the main name. George Ritzer is the main name, American sociologist. बहुत बढ़िया।
आजाद कुमार नवादा बिहार से आप हैं, बहुत अच्छी बात है। ये काकालत वाटरफॉल, वाटरफॉल में क्या कर रहे हो तुम? ओके, दैट इज देन अनदर बुक इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी बाय जोनाथन टर्नर। दिस मच इज एनफ फॉर इंटायर सिलेबस, लेकिन कभी आपको दिक्कत हो तो इन एडिशन टू दैट ये भी नोट कर लीजिए, इन एडिशन टू दैट IGNOU materials, relevant booklets only. Relevant books means according to syllabus. As per syllabus, whatever is necessary, that you should buy. So 3 books I mentioned. One is Harlambus, second one is George Ritzer, and third one is Jonathan Turner. आसिफ पूछ रहा है कि पढ़ने के बाद वो पढ़ना पड़े, ये क्या लिख रहा है? क्लास 7, हेलो सर जी क्लास 7, क्या पूछ रहा? व्हाई डू यू गाइस सेंड दिस मेनी मैसेजेस? क्लास 7 में पढ़ रहे हो, ये देखो इसका मैसेज डिलीट करो सर फटाफट। क्या कर रहे हैं सर? आपने ध्येय आईएएस में भी क्लास ली है, कितनी बार लिख लूं सर पे? यस ली है, गुनाह हो गया। यस यस आई हैव टेकन द क्लासेस देयर एज वेल, बहुत जगह क्लास ली है, तभी यहां पे हूं। ठीक है, ये 3 किताबें काफी हैं, बट थोड़ा और सिंपल वर्जन में कुछ और समझने के लिए तो IGNOU इज एनफ। दिस इज फॉर पेपर नंबर 1। नाउ लेट्स गो टू पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2, हेलो सर जी करा कि हाँ हाँ, तो 7 क्लास में ही तैयारी शुरू कर दी तुम? अभी बहुत जल्दी है, अभी खेलो कूदो, इतनी जल्दी पढ़ाई नहीं, यूपीएससी की तैयारी नहीं करना है, 7th में ही शुरू कर। खेलेगा कौन में? तो अभी खेलो कूदो, 10th के बाद सोचना। तो इसमें बहुत सारी किताबें आपको जानबूझ के बता रहा हूं, बिकॉज सेकंड पेपर इज लिटिल बिट ट्रिकी। तो किताब बता रहा हूं आपको, पढ़ना नहीं है सब। If you're coming to my classes, you don't need to read these books because my notes are based on these books only. That's why I'm giving you the name of the books. अच्छा, you know what? Why I'm saying so? When I was preparing for civil services, जब मैं ऑप्शनल पढ़ने जाता था, तो मेरा दिमाग इसी में लगा रहता था कि सर किस किताब से पढ़ा रहे हैं, हाँ, और उसी को ढूंढने में लगता था। मैंने पहले ही बता दिया कि तुम्हें ढूंढना ना पड़े, यही सारी किताबें यूज करके मैंने अपने नोट्स बनाए। There is one more book in paper number 1 जिसको मैं खरीदने के लिए नहीं बोलता हूँ, अब्राहम एंड मॉर्गन। खरीदना नहीं है ना, मैंने नाम लिखा है, लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है एंड देयर इज नो पॉइंट बाइंग इट। देन देयर इज अनदर बुक बाय एंथनी गिडेंस, सोशियोलॉजी, वो भी मैंने मेंशन नहीं की, बस इतना काफी है। इसमें 4 किताबें, सोसाइटी इन इंडिया, मेंडलबॉम द मोस्ट फेमस बुक, बहुत समय से पॉपुलर किताब है मेंडलबॉम। देन ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, हर साल 20 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है इस किताब से, एक ही क्वेश्चन आता है, खरीदना नहीं कुछ भी, बस लिख लो। देन सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, संत सतगुरु महर्षि प्रेम महाराज जी। सर यूपीएससी की क्लास है? हाँ बेटा, यूपीएससी की क्लास है। यस मोहन, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में मिलेंगी कि नहीं आई एम नॉट श्योर। ये हिंदी में मिल जाएगी, ये हिंदी में मिल जाएगी, दैट आई नो, पर हॉलम्बस और रिडजर हिंदी में नहीं मिलेगी। ओके, देन देयर इज अनदर सेट ऑफ बुक, ट्राइबल इंडिया, दैट्स द मोस्ट फेमस वन, ट्राइबल इंडिया बाय नदीम हसनैन। रूरल सोशियोलॉजी बाय SL दोषी, PC जैन। कोई पूछ रहा है सर नितिन सांगवान इज नॉट एनफ। नितिन सांगवान की किताब नहीं है, गाइड है वो, और मैं जो बता रहा हूं वो किताब है सब। ईद मुबारक, हाँ बिल्कुल, बकरीद है ना, ठीक है, ईद मुबारक आपको भी। बिरयानी कहाँ है?
कैरोल सिर्फ ईद मुबारक करती, बिरयानी लेके आ। देन इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट बाय बीके नागला, और उसके साथ ये भी लिख दिया इन एडिशन टू दैट इग्नू मटेरियल्स। इग्नू का मटेरियल जो है सिमर कैरी सर, इसमें से कौन कौन से बुक लेनी चाहिए, सब ले लो, और सब लेके अपने स्टडी टेबल के अगल बगल रखना। सिलेक्शन हो ना हो, लोग देख के कहेंगे बहुत पढ़ा है तुमने और पापा को भी लगे कि हाँ पैसा सही जगह लगा है ना। रखना चाहिए सब किताब। मेरे पापा एक कहानी सुनाते थे, मुझे चिढ़ाते थे। मुझे ना डिक्शनरी पढ़ने की आदत थी। आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव दिस हैबिट और नॉट, अब तो चीजें बदल गई। तो ऑक्सफोर्ड की भार्गव की डिक्शनरी अक्सर पढ़ता रहता, तो मुझे चिढ़ाते थे कि हमारे गांव में एक ऐसे ही लड़का था, वो जाके घर के बाहर निकल के जो दलान होता है ना, वहीं बैठ के डिक्शनरी पढ़ते रहता था। इतनी मोटी किताब है, किसी बहाने शादी हो जाए, लोग मोटी किताब पढ़ रहे हैं। तो अपने अपने फायदे हैं किताब खरीदने के। मैंने किताब बता दी ये दिखाने के लिए कि मटेरियल इज अवेलेबल, हर टॉपिक वाइज। कोई चीज अब बची नहीं पूरे सिलेबस में जो इन किताबों में ना मिले, सब कुछ मिल जाएगा। सिमर आप ही के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। अगर यू आर टेकिंग द क्लास, कोर्स अगर आप ले रहे हैं, तो कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों? इन्हीं सारी किताबों को यूज करके मैंने अपना नोट्स बनाया। आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर लास्ट 12 इयर्स, 12 साल से पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी किताबें मैंने खुद पढ़ी हुई। ये तो कम है, मेरे पास लाइब्रेरी है किताबों की, उसमें सेलेक्ट करके कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। इसके बियॉन्ड आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। डोंट रीड एनीथिंग एल्स एंड नो गाइड। मैं अपनी क्लास में कोई गाइड से चीजें नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। सिमर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने। हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए वो मुझे नहीं पता मोनी, आई एम सॉरी फॉर दैट। हिंदी मीडियम का जो वर्कशॉप होगा उसमें आप आइएगा, उसमें आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग। सो वी आर डन विद दिस थिंग कि सिलेबस क्या मतलब, सॉरी मटेरियल और गाइडलाइंस है कि नहीं। अच्छा मटेरियल हो गया, गाइडेंस है कि नहीं। गाइडेंस के लिए मैं किस लिए हूं? मैं हूं ना, मैं गाइडेंस के लिए तो हूं, और पिछले 1000 सालों से मैं यही कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। डोंट वरी अबाउट द गाइडेंस, एंड इज अ गारंटीड थिंग। मेरी क्लास में आप आइए, कोर्स करिए, पढ़िए, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो नहीं समझ में आएगा। पूरे पिछले 12 साल के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं डिस्कस कर देता हूं क्लास में, तो सारी चीजें हो जाएंगी यहीं पे। और अभी बता दूं, मेरा मेन फोकस होता है नोट्स मेकिंग पे, कि आपके नोट्स बनवा दूं। नोट्स समझ के आपने बना लिए, then there is hardly, see once the class finishes you are not going to call me up for everything ना। क्लास खत्म होने के बाद क्या आपके साथ रह जाएगा? नोट्स। so if you have good notes then only you are going to crack the examination, because रटोगे क्या? अच्छा बिना रटे पेपर क्लियर नहीं होता है। समझना है, नो डाउट समझना है, लेकिन इसमें समझने जैसा बहुत डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। पूरे यूपीएससी के सिलेबस में डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, बिलीव मी। डिफिकल्ट क्या होता है अगर आप समझना है तो आईआईटी का कोई पेपर उठा के देखो, एंट्रेंस का, तब आपको पता चलेगा डिफिकल्ट क्या होता है। हियर देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, बट द प्रॉब्लम इज इट इज वेरी वास्ट। इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है कि मतलब देयर इज नथिंग अंडर द सन दैट यू डू नॉट हैव टू स्टडी। सब कुछ पढ़ना है, इसके चलते पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है पेपर की, तो समझ लीजिए और समझ के नोट्स बनाइए। सुनने बहुत लोग सर बोल रहे हैं सुनने में बड़ा मजा, उससे पेपर नहीं क्लियर होता। पेपर क्लियर होता है आपके नोट से। तो हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, 10th June onwards I am going to start the class, and how I go about the topic, I give importance to two things. One is syllabus and second one is PYQ, previous year question, because you always have heard कि फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए पेपर पे। फोकस कैसे करें? फोकस करने का ये तरीका ही, एक तरफ सिलेबस एक तरफ PYQ, हो गया फोकस। दैट्स व्हाट बीइंग फोकस इज। ये फोकस का मतलब होता है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस जब रहेगा ना, तो कुछ और बेकार की चीज आप पढ़ोगे ही नहीं। वरना सोशियोलॉजी किताब जाके देख लो, मार्केट में कितनी किताबें,
जो चीज जो टॉपिक आपके सिलेबस का है बस उस पर फोकस कीजिए, उसके लिए जरूरी है सिलेबस एंड पीवाईक्यू, दैट वुड बी एनफ। हरलम्बस एंड रिड्जर, यस आसिफ। आसिफ पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस पढ़ने की जरूरत है। आई विल से यस। इनफैक्ट यू विल रियलाइज कि सोशियोलॉजी पढ़ने के चलते वहां पे मदद मिले। अच्छा वो टॉपिक वो क्वेश्चन तो रह ही गया, ये मैंने डिस्कस ही नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन वेदर इट हेल्प्स इन जीएस और एसए वाला पेपर और नॉट, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। देखो मैं दिखा दूं, वेदर इट हेल्प्स इन जीएस का पेपर और नॉट, तो मेन क्वेश्चन था। ये रहा आपका यूपीएससी का सिलेबस। अब इसमें देखो सोशियोलॉजी कहां कहां मदद कर रही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके ठीक है, देखिए देखो पीटी में एज सच इट डज नॉट हेल्प मच, बट यस वन टॉपिक दैट इज देयर इज सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दिस होल टॉपिक इज नॉट इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट वाला टॉपिक सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू हियर एज वेल। सो ग्रीन रेवोल्यूशन, इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिडिल क्लास, अग्रेरियन इकोनॉमी, ये सब कुछ आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग बहुत ज्यादा, बट यस इट विल हेल्प। जो भी सोशल स्कीम्स के क्वेश्चन पूछते हैं, स्कीम्स वगैरह जो सोशल स्कीम के क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें मदद मिलेगी। नॉट टू मच अगेन, बट यस इट हेल्प्स। एक जो उसके बाद जो दूसरा पेपर है जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट मदद कर रहे हैं आजकल, वो है आपका एसे। इस एसे के पेपर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पिछले कई सालों से मदद कर रहे हैं, और वो 2 सब्जेक्ट हैं फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। ऐसे में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, 4-4 टॉपिक होते हैं, 4-4 क्वेश्चन, 4-4 टॉपिक। वो या तो फिलॉसफी से है या सोशियोलॉजी से। आप पिछले प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। तो कहां से शुरुआत हो जा रही है? सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूशन इस पेपर से ही, ऐसे से ही शुरू हो जा रही है। पीटी में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। अब यहां पे आइए, सेकंड, दिस इज योर इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें ये 4 टॉपिक, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल इंपावरमेंट, ये 4 टॉपिक इंडियन सोसाइटी के माने जाते हैं। जिससे पता है कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी का पेपर है, कितने नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं इससे? इससे 90 से 100 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ना हिस्ट्री से उतना का आ रहा है, ना ज्योग्राफी से आ रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। आंसर राइटिंग सेशन में अभी करा रहा हूं, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस का ऑनलाइन चल रहा है, वहां पे आप देख लीजिए, रोज कोर्स करा रहा हूं मैं। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, जो कि आप लोग कर रहे हैं। 7-7, 8-8 क्वेश्चन, 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन, 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन, 15 चौके 60, 10 चौके 40, 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 सालों से। और उससे पहले 6-6 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, 6-6 क्वेश्चन पिछले कई सालों से आ रहा है। मतलब 15 45 और 30 75, सो 75 से 100 नंबर, पिछले 2 साल से तो 100 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। So this is something which is very important and sociology is going to help you here. Then second पेपर में ये है सिलेबस सोशल जस्टिस का। कई बार वे ये वाला टॉपिक लोग गवर्नेंस में पढ़ाते हैं, छोड़िए। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, आया डेवलपमेंट मैनेजमेंट, एंड इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये सोशल जस्टिस है। ये 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें भी सोशियोलॉजी आपको कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पेपर में, इकोनॉमी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। तो यहां पे कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, जैसे ये एग्जैक्टली ये टॉपिक सेम का सेम पढ़ना है आपको। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन पढ़ना है, ये सब सोशियोलॉजी में भी आपको पढ़ना है। फिर लेफ्ट, यस, रोल ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यस, लिंकेज बिटवीन
डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये सारे टॉपिक में सोशियोलॉजी आपको कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद पेपर नंबर 4, 4 सब्जेक्ट इसमें मदद करते हैं एथिक्स के पेपर में, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पबैड, 4 सब्जेक्ट यहां कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे टॉपिक्स जैसे देखिए, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, प्योर सोशियोलॉजी है। वैल्यूज, ऐसे जो टॉपिक आते हैं ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। आधा पेपर इसका थ्योरी है, आधा पेपर केस स्टडी है। तो आधा पेपर में अगर कुछ खास टॉपिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, देन इट इज कंट्रीब्यूटिंग। दैट मींस sociology contributes in all the GS paper, majorly in paper number 1 and 2, but also in paper number 3 and 4. It majorly contributes in essay, so it is overlapping, हर जगह इसका कंट्रीब्यूशन है। तो उस क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने मैंने रख दिया। सो व्हाट इज गोइंग टू बी मॉडस ऑपरेंडाई एज समवन आस्क, कैसे होगी पढ़ाई? क्वेश्चन इसी मोड में होती है जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी क्वेश्चन ले रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मेन फोकस रहेगा मेरे नोट्स मेकिंग पे। ये समझाऊंगा, नोट्स मेकिंग करूंगा, आपको लिखाऊंगा, और जो मैं लिखाऊंगा वो पीछे लिखा रहेगा। मींस इट इज नॉट आई एम गोइंग टू डिक्टेट एंड यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। तो इसलिए कि मैं जब पढ़ रहा था, सर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ाओगे ना? क्यों? चलो तुम्हारे लिए पीपीटी बना दूंगा। सर आप पर से पीडीएफ पर कहां है? ऐप पर से पीडीएफ पर, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। सर आपके नोट्स, हाँ अच्छा सुमंता, एज यू सेड सर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ाओगे। आई मिक्स सो मेनी थिंग्स, एज ए सेड मैं जो बोलूंगा वो पीछे लिखा रहेगा, तो जो पीछे लिखा रहेगा वो जिस फॉर्मेट में आप चाहें उस फॉर्मेट में कर दूंगा। जो मैं इतनी चीजें बोल रहा था, ऐसे सोच के देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट सुमंता, स्पेशली एज यू पॉइंटेड आउट पीडीएफ से नहीं पढ़ाओगे एंड ऑल दैट। यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट में ये चीजें लिखी मैंने, जो आपको बताया वो, और जो मैंने नोट्स आपको मतलब वो दिखाए, इन दोनों में अंतर नहीं था। मैं सिर्फ ये बोलता तो आपको ट्रस्ट आता, ये चीज दिख जाती। जितनी चीजें मैं बोल रहा था कि यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट में ये बातें लिखी, अगर मैं वो बोलता जाता तो आप सब सुन लेते, इससे इतना परसेंटेज हो रहा है, इससे इतना परसेंटेज हो रहा है, ये सक्सेस रेशियो, ये सब दिख जाता, आपको सुनाई नहीं देता एक बार में? नहीं देता। तो बोर्ड पे अगर वो चीजें रहती हैं तो उसको देख के आप भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जैसे मुझे याद है एक बार पढ़ रहा तो सर ने पढ़ा, सर डिक्टेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि एन ओकले पॉइंटेड आउट, तो मैंने एन ओकले लिख लिया, एन ओकले। फिर बाद में पता चला कि ये नाम गलत है, उनका नाम है एन ओकले, द फेमस सोशियोलॉजिस्ट एन ओकले, लेडी है एन ओकले। पर सुन के तो यही लिखोगे तुम भी ना, एन ओकले। तो इसलिए अगर पीछे कुछ लिखा रहता है तो वो आपके फायदे की बात है। एंड इन ऑनलाइन मीडियम एवरीवन इज डूइंग इट, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। गोन आर द डेज कि जब टीचर आए और बोल रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं। अब लिखा हुआ चाहिए होता है बच्चों को कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखे? कई बच्चे बोलते नहीं है, हेजिटेंट होते हैं कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे नहीं सुनाई दिया, रिपीट कर दो। इससे बेहतर है यहां पे लिखा हुआ आप देख के लिखते रहो, और फिर वही पीडीएफ आपको दे भी दूंगा। एक बार मैं समझाऊंगा, डिक्टेट करूंगा, पीडीएफ है, फिर वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ऑल दोस गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स। डेफिनेटली मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं उसको सपोर्ट करने के लिए पीडीएफ या पीपीटीज यूज करता हूं, दैट आई विल से। हैंड राइटिंग, अच्छा शैलेंद्र कह रहा है कि सर आप वोटिंग करा लीजिए। मैं नहीं कराऊंगा, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं लिखूं और तुम उसको लिखो, इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर 1 साल का कोर्स हो जाएगा, चलेगा? 1 साल का कोर्स करोगे?
ठीक, शैलेंद्र, that is the trend which is going on. I understand your concern. You want that I should write and then you will write. उसमें मैं उतना कभी भी नहीं लिख पाऊंगा जितना आपको लिखना चाहिए. आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कभी भी उतना नहीं लिख पाऊंगा. अगर मैं लिखूं तो उतना नहीं लिख पाऊंगा जो कि नोट्स में लिखे होते हैं. और जो नोट्स में होता है, शैलेंद्र, द थिंग इज whatever we on the board I will dictate you, I will make you write that thing. Then where is the problem? राजीव ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सर आपका नाम क्या है. ये तो मैं बताना ही भूल गया. I didn't tell you guys, right? What is my name? Okay, my name is विवेक भारद्वाज. शुरुआत हुई थी तो लिखा नहीं था क्या नाम? लिखा था. तुम देर से आए. नहीं, ये देखो, ये नाम लिखा तो है. चेहरा मिल रहा है ना? चश्मा भी से. ठीक है. तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. इंफॉर्मेशन जो मुझे देना था मैंने दे दिया आपको. जो जो मुझे बताना था मैंने बता दिया. मॉडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा. आई विल कम विथ अ टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन इट एंड डिक्टेट इट. समझाऊंगा फिर आपको लिखाऊंगा. और जो मैं लिखाऊंगा उसके सपोर्ट के लिए पीछे डॉक्यूमेंट भी रहेगा. इनफैक्ट कई बार मैं चीजें ऐसे अंडरलाइन करके दिखाऊंगा कि ये लिखो, ये छोड़ दो, ये लिखो, ये लिखो. वो किताब के मटेरियल हैं जो मेरे पास है. जो जो किताब आपको बताई है उससे पिक करके टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं. उसको सिंपल वर्जन में करके मैं आपको लिखवाऊंगा. ठीक है. एसएससी की क्लास में. ओके शैलेंद्र, आई गॉट योर पॉइंट, बट आई हैव माय ओन वेज and I think that is going to be more beneficial for you. That's what I feel. Rest your wish. मैं चीजें वैसे ही कराता हूं. मैं अपने हिसाब से देखता हूं कि बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल. बिकॉज आई कम फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड. मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था तो मुझे ना कई बार लेक्चर दिए, सर बोल रहे हैं और मैं लिख ही नहीं पाता था, सुना ही नहीं देता था मुझे क्या बोल रहे हैं. बिकॉज आई हैव बीन यूज्ड टू ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, और ये सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए. तो मुझे दिखती नहीं थी, चमकती नहीं थी. हाँ, आपको अगर कभी ट्राई करना है तो पूरे 2 घंटे की क्लास में सिर्फ आपको बोल के लिखवा दूंगा. और एक दिन कंपेयर कर लेना, जब मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, पीपीटी पीडीएफ सब यूज करके लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा. देन यू विल रियलाइज दैट क्लास वाज मोर फ्रूटफुल फॉर यू. बिकॉज रिमेंबर, द होल गेम हियर इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन. पेपर क्लियर करना गोल है यहाँ पे. अब जितने लोग आ रहे हैं, हम लोग का गोल क्या है? पेपर क्लियर करना ना. और पेपर क्लियर करने में सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा अच्छे नोट्स. तो फॉर दैट आई गो लाइक दैट ओनली. सॉरी. Yes, definitely. If you're coming here, definitely you can have interaction, and after the class also you can have interaction. I have a Telegram group as well. तो आप ऑनलाइन भी हैं तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं. वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कुछ भी पर्सनल चीजें पूछनी है, इन सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड, डेफिनेटली यू कैन आस्क. ठीक है. Yes, Shailendra, you have all the right to say whatever you feel like. I did not say कि whatever you are saying is not right. Even I have been taught by teachers like those only. अब तो फिर भी पीपीटी वगैरह का जमाना आ गया ना. हमारे दौर में तो था ही नहीं. पर वो नोट्स कैसे बनते थे मुझे पता है. उसके बाद हमें किताबें पढ़नी पड़ती थी और अपने नोट्स खुद बनाने पड़ते थे. जो जैसे मैं अब किसी का नाम नहीं ले सकता, सारे टॉप फैकल्टी से ही मैंने पढ़ा. वो चाहे सोशियोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, सारे टॉप फैकल्टी से पढ़ा है. अब एक टेक रिपोर्टर की तरह कोई बोल रहा है, 2-2.5 घंटे ना कंसंट्रेशन नहीं बनता है. तुम सुन रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, लिख रहे हो, नो. अब जब सामने कुछ पिक्चर आती रहती हैं, डिस्कशन चलते रहता है, तो आदमी उससे अटैच रहता है. कौन आर दोज डेज? वो दौर चला गया. मुझे याद है, हमें नाम अगेन मैं नाम नहीं लूंगा. इस दो
टॉप मोस्ट फैकल्टी, ही हैज बीन देयर इन सोशियोलॉजी फॉर सम टाइम। उन्होंने पूरे कोर्स में सिर्फ एक बार बोर्ड यूज किया था, रेस्ट वो सिर्फ बोलते रहते थे। अब उसमें से तुम्हें जितना लिखना है लिख लो, नहीं लिखे तो नहीं लिखे, उनको मतलब ही नहीं था। और अगर तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसपे भी नाराज हो जाते थे। मुझे भी लगता था कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में बैठ के सुन के लिख लेंगे। रिकॉर्डिंग वाज आल्सो नॉट अलाउड। अब तो इट इज सो मच, इतना सारा कुछ है, सुन लो, पढ़ लो, रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर से देख लो, तमाम तरह की चीजें हैं। यस, मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बोलो, टाइमिंग क्या रहेगी? 6 to 8 इवनिंग। एट ऑनवर्ड्स, 8 PM ऑनवर्ड्स। ये कहा? ओके, yeah, it will be very difficult. You can take the online one. तो तुम्हारा जीएस कब खत्म हो रहा है? 8th of August. So then I will be starting a new batch. उसमें ज्वाइन कर लेना. Again I will be starting a new batch in August. Yes. रिवाइज करने के लिए सिंपल सी बात है, 2 घंटे की क्लास होगी। एवरी डे आफ्टर द क्लास गिव 1 hour. Every day 1 hour after the class. That will be more than sufficient. हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। This is a very simple thing. Follow the syllabus and follow the previous year question. The moment you start reading the syllabus and previous year questions, you will know what is important and what is not. क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं इंपॉर्टेंट, इसका सिर्फ एक ही मंत्र है और कुछ है ही नहीं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको बार बार देखते रहिए टॉपिक वाइज, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और वैसे भी इंसाइक्लोपीडिया बनने में कोई बुराई नहीं है, बनना ही पड़ता है इस पेपर के लिए। तुम्हें क्या लगता है जो पेपर सिलेक्शन में जाते हैं वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, उनको सब पता होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे नो। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जीएस वगैरह में कुछ भी चल रहा है ऐसा पूछोगे तो ऐसा नहीं उनको नहीं पता, अगर सिलेक्शन जिनका हुआ उनको सब कुछ पता होता है। Oh, that is so touching, Shailendra. Yes, anything else? पूछिए बच्चों के। तो सर हाउ विल आंसर बी इवैल्यूएटेड इन ऑनलाइन मोड? देखो ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन का इवैल्यूएशन कैसा होगा वो भी बता दूं। जैसे मान लो मैंने कोई टेस्ट लिया कि कोई क्वेश्चन दिया आपको लिखने के लिए, तो अगेन आई विल कम विथ अ मॉडल आंसर, और मॉडल आंसर यहां मैं चेक करूंगा, तब यहां पे आपको बताऊंगा, और उसके हिसाब से आप अपना इवैल्यूएट करके मार्किंग कर लेना। जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं ही इवैल्यूएट करूंगा तो जरूरी है, आप मैं जब आंसर दे रहा हूं उससे आप मैचिंग कर लीजिए। सी 10th of June से जो बैच स्टार्ट हो रही है वो नहीं ही है। देखिए मैं कैसे सिलेबस पढ़ाता हूं, थ्रू आउट द ईयर कोर्स चलती रहती है। कैसे चलती है? पेपर नंबर 1 से शुरू हुई, ठीक है, फिर पेपर नंबर 2 शुरू होगी, और फिर कॉमन पार्ट शुरू होंगे। तो जो मैंने अभी कॉमन पार्ट आपको बताया 10th जून से मैं वही शुरू कर रहा हूं। तो आपका पहले होगा कॉमन पार्ट, फिर पेपर नंबर 1 होगा, फिर पेपर नंबर 2 होगा। 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाता ही हूं मैं पूरा पेपर। कॉमन पार्ट अभी दिखाया ना 7, 8, 9, 10, तो 7, 8, 9, 10 पहले कराऊंगा आप लोग को, उसके बाद फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर, और आप जैसे आप आएंगे तो उसमें मैं फर्स्ट पेपर तब तक शुरू करूंगा। जहां से भी 3 बार शुरू करता हूं बैच में, जहां आपको ज्वाइन करना वहां कर लीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा तो इसमें दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं जब क्लास ऐसे स्टार्ट करता हूं तो 3 दिन ओरिएंटेशन क्लास लेता हूं। 3 दिन आपको पूरे बैकग्राउंड सोशियोलॉजी की समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं वो सब समझाऊंगा। और शैलेंद्र वो जो 3 दिन की क्लास होगी वो देखना, उसमें मैं कोई पीडीएफ कोई पीपीटी नहीं लगाऊंगा। देखो
होता क्या है ना, सामने वाले जो स्टूडेंट्स है, कई बार उनको डाउट होता है कि इनको आता है कि नहीं, तो वो तुम कभी भी टेस्ट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम सोशियोलॉजी। पिछले 10 सालों से छोड़ो, पिछले 25-30 सालों से कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया सोशियोलॉजी, यू कैन आस्क, मैं तुमको आंसर कर दूंगा, एक मिनट में कभी भी आंसर कर दूंगा, कुछ भी पूछोगे। पर क्या उससे तुम्हारा नोट्स बन जाएगा? मेरा मेन फोकस है कि तुम्हारा अच्छा नोट्स बनवाओ। शुरू से मेरे पढ़ाने में यही फोकस है कि तुम्हारा नोट्स इतना बेहतर बनवा दो कि जब क्लास के बाद बैठ के पढ़ोगे, या जब पीटी होगा और नोट्स उठा के पढ़ोगे, तो तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, बस वो नोट्स पढ़ो और जाके आंसर दे के आओ, लिख के आओ। यस, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। बस एनसीईआरटी अब पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एनसीईआरटी से भी पहले मैं कहूंगा हॉरलम्बस पढ़ लेना। सर, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट जीएस फाउंडेशन देन साइमल्टेनियसली? यस, यू कैन गो फॉर इट। नो नो, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आप देखो, गुलशन यादव जो है कुछ का कुछ लिख रहा है, के क्यू जे, ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती अभी। यस, यस, यू आर आस्किंग समथिंग वेरी मच इन द सेकंड पेपर। कैसे मी टू मूवमेंट हुआ था, आपको पता है? अरे जब औरतों ने विश्व लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एलिगेशन लगाना शुरू किया, इसने मेरा सेक्सुअल हरासमेंट किया है, इसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, जो सुना था ना, वो क्वेश्चन पूछा था। फार्मर्स मूवमेंट, क्वेश्चन पूछा था। ट्रिपल तलाक, क्वेश्चन पूछा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्वेश्चन पूछा था। सो स्टैटिक भी है और डायनेमिक। अच्छा, ये क्वेश्चन ही तुम लोगों ने नहीं पूछा, ये क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ मच ऑफ द सिलेबस इज स्टैटिक एंड हाउ मच इज डायनेमिक। पेपर 1 में बहुत हद तक स्टैटिक सोशियोलॉजी है, पेपर 2 में बहुत हद तक डायनेमिक है, बिकॉज इंडिया में जो कुछ भी नई चीजें हो रही हैं उसके बारे में अगर वो सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस का है तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो डायनेमिक स्टैटिक दोनों कंपोनेंट है, मजा आता है पेपर को पढ़ने में, तो कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। एज सच न्यूज़पेपर, as such it is not important, but if you're reading it, if you are reading it on a daily basis, it is going to help you only। वैसे भी जीएस के लिए पढ़ ही रहे होंगे, सोशल इश्यूज पे जो आएगा वो आपको मदद करेगा। बोलिए। हाँ। देखो, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है, ये तुम समझ लो, ये एक हम लोग का एक ग्रुप बनता है अपने लोगों का। तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लूंगा मैं हर वीक में एक क्वेश्चन जरूर देता हूँ, यूपीएससी का वो क्वेश्चन होता है, और आपसे लिखने के लिए कहूंगा। आप लिख के लाओगे और फिर मैं उसका आंसर आपसे आपके सामने करके देखूंगा और आपको खुद इवेल्युएट कराऊंगा। कैसा आंसर लिखा, आप खुद इवेल्युएट करो। बहुत, मेरी स्टूडेंट थी 2015 में, उसके 304 नंबर आए थे। 304, इट इज रेयर, बहुत अच्छा नंबर है। मतलब रेयर इन द सेंस मेरे स्टूडेंट के बीच में, बट 300 प्लस इज, बोला ना, बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है। गुलशन को क्या हुआ? गुलशन, व्हाट हैपेंड टू यू? सचिन की रिटायरमेंट, सचिन अभी रिटायरमेंट है। मस्ती करने के लिए आए हो तो ठीक है, करो, लेकिन कुछ ढंग की बात तो लिखो। कौन सा लैंग्वेज लिख रहे हो? कहाँ बैठे हो तुम? गुलशन, इतना बढ़िया नाम तुम्हारे माँ बाप ने रखा है तुम्हारा गुलशन, और यहाँ आके कौन सा गुल क्या गुल खिला रहे हो? है? यस, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? मेरा वर्कशॉप ऐसा ही होता है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि बच्चों के क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। अभी भी आपको कोई डाउट है? जितना कुछ समझा उसके बाद, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो टाइमिंग मैंने बता दिया, टाइमिंग विल बी 6 to 8, है ना? मंडे टू सैटरडे लेता हूँ, 2 घंटे की रेगुलर क्लास चलती है। अब उसमें किसी दिन मेरी तबीयत खराब होगी तो बात अलग है, वो तो 6 days फिक्स, 5 दिन ही, 6 days, मंडे टू सैटरडे, 6 to 8।
Anything else? Yes, test series is about to start, Vaishnavi. Thank you, Kalki. If you want to start your journey for UPSC, take admission in foundation course of GS. And before that, if you want to see some videos which are available, वो video देखिए, चीजों को समझिए, पूरा syllabus क्या है. First of all of you students, means all of the students who want to start preparing for civil services, syllabus उठाओ और syllabus को रटो. Believe me, that is something I did not do in 2009 when I was writing my mains and I had an interaction with a successful candidate, 56th rank. 56 रैंक बहुत मायने रखता है. फिलॉसफी ऑप्शनल में उनसे हमारा इंटरेक्शन था. तो उन्होंने आके कहा, ये बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को सिलेबस याद है? आई वाज लाइक, सिलेबस कौन याद करता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सिलेबस तो हर बार था, सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, सिलेबस कौन याद करता है? They said कि if you want to be selected, memorize your syllabus first. सबसे पहले सिलेबस रटो. I did not get selected, definitely, but I remember this is one of the thing I did not do. मैंने नहीं किया था. सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ लिया, आपको जो पूछना पूछो, पर इसमें ना जो प्रिपेयर करते हो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है. न्यूज पढ़ रहे हो, व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज नॉट, हाउ विल यू डिसाइड? यू डिसाइड ओनली व्हेन यू मेमोराइज द सिलेबस. अब सिलेबस याद होगा तभी तो डिसाइड करोगे क्या सही है क्या नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो दिस इज समथिंग, देखो बड़े सिंपल सी जर्नी इसको आप बना सकते हैं फिजिक्स प्रिपरेशन को, और चाहें तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं. सिंपल से क्या बात है, सिलेबस को पढ़िए बार बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए बार बार, और उसके बाद प्रिपरेशन शुरू. तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, पीटी के मेंस के सब देखिए, एक महीना टाइम दीजिए अपना. जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं उन चीजों से, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, तब तैयारी करना शुरू. और थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फोकस ऑन सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सिलेबस एंड पीवाईक्यू. Current affairs is required for sociology. Current affairs helps in sociology. As such, there won't be any current affairs का class in this syllabus. Syllabus में कोई ऐसा class नहीं करूंगा, लेकिन हाँ topic wise कुछ आएगा तो मैं class में discuss जरूर करूंगा. ठीक है? Anything else? हो गया सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? कुछ डाउट होगा देखो, सब हो गया क्लियर? बोलो बोलो, तुम्हारे पास है कुछ डाउट, बताओ. नहीं देखो, ऑलमोस्ट एक आया ना क्वेश्चन स्टैटिक डायनेमिक से तुम निकाल के लाए, हो गया. मैं बोला ना ले दे के 10 क्वेश्चन बनते हैं, 7 लिखा था, एक सक्सेस रेशियो वाला छूट गया था, 8 वैसे हो गए, एक तुमने बोल दिया 9, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ गए. ले दे के 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन टोटल बनते हैं. और मैं किसी साल लिखा है क्वेश्चन लेके नहीं आता हूं, हर बार ऐसे ही डिस्कस करता हूं. कई बार ऐसा होता है कि पीपीटी भी लेके आऊं, 10 क्वेश्चन है, लेकिन वो बड़ा ना ऑर्गेनिक नहीं लगता है. जब स्टूडेंट होते हैं मेरे सामने बैठे हैं तब पीपीटी नहीं लेके आता. ऑनलाइन है तो लेके आना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं कि यहाँ पे गाना लिखने लेंगे, मस्ती करने भी आ जाते हैं. देखो अभी वो क्या क्या लिख रहा था, पता नहीं क्या लिखा, सचिन का रिटर्न पता नहीं क्या. तो उससे बचने के लिए पीपीटी लेके आता हूं मैं. अदरवाइज आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट इज नेसेसरी फॉर. अब ये क्वेश्चंस ना आप लेके किसी भी ऑप्शनल के लिए लगा सकते हैं. देखिए कौन से पेपर सिलेक्शन हो रहा है, किससे सक्सेस रेशियो है, किसका अच्छा सक्सेस रेशियो है. हाँ, और सक्सेस रेशियो देखने में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, कितने लोग उस पेपर को ले रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान देते. फिर उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है. नो कैन यू विल बी. और इजी कौन है, इजी पे भी ध्यान देना. आसान कौन सा है, आसान, छोटा और जिससे सक्सेस मिल रही है, इसमें नंबर 1 है सोशियोलॉजी. Yes, that is also a good question. Yes, that's a good question. Whether it is going to help you in your job or not. Definitely it is, because you are ultimately going to work in Indian society unless you are going for foreign services. वहां पर भी if you know your society, it is going to help you.
तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आई आस्क यू, ये बताओ जो कजिन मैरिजेस होती हैं, कजिन से शादी होती है ना, तो दिस इज अ जनरल आंसर अमंग मुस्लिम्स, रियलिटी इज समथिंग एल्स. इन द साउदर्न इंडिया दैट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस अमंग हिंदू. साउथ इंडिया में सारे लोग करते हैं शादी क्रॉस मैरिजेस. आप साउथ इंडियन मूवी उठा के देखना, उसमें ज्यादातर शादियां बुआ की लड़की से या मामा के लड़के से हो रही. पर तुम रिलेट नहीं कर पा रहे होगे. मैंने जब पहली बार एक कोई मूवी देखी थी नागार्जुन की, और उसमें तब्बू हीरोइन थी, वो उसकी बुआ की लड़की थी, एंड आई वाज लाइक ये क्या दिखा, ये पाप दिखा. इट्स नॉट पाप. दैट मीन्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड योर सोसाइटी. दैट इज नॉट टिपिकल ऑफ इंडियन सोसाइटी. और इसीलिए सोशियोलॉजी में एक टॉपिक है प्रॉपर, किनशिप सिस्टम इन साउथ इंडिया एंड किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया. No, it's not sign of modernization. It is the sign of cultural practice. वो भाई बहन बोलते ही नहीं है. जैसे एक टर्म हुआ मामा मचिकन. मामा मचिकन का मतलब हुआ मामा की लड़की. हम बोलते हैं ममेरा भाई. वो ममेरा भाई नहीं बोलते, मामा का लड़का बोलते हैं. बुआ का लड़का है वो भाई नहीं है और बहन नहीं है. जब भाई बहन है ही नहीं तो क्या हुआ, फिर तो शादी हो ही सकती है. तो क्रॉस कजिन मैरिजेस आर प्रिवलेंट अमंग हिंदूज ऑल्सो इन द साउदर्न पार्ट, नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम्स ओनली. इससे क्या फायदा हो रहा है? इंडियन सोसाइटी आपको समझ में आ रही है. तो कभी आपका साउथ में पोस्टिंग हो गया तो आपको वियर्ड नहीं लगे, ये क्या कर रहे हैं. व्हेन यू नो योर सोसाइटी इट वोंट बी अ वियर्ड थिंग फॉर यू. So it is always going to help you. Knowing your society is always going to help you in the interview and in your job also. सोनी, ये जो 4:30 to 6:30 चल रहा है अभी, उसका टाइम थोड़ा चेंज होगा, डोंट वरी, उसका टाइम चेंज होगा. सर प्लीज मेरा कमेंट तो को पढ़े. क्या कमेंट है आपका तनु? व्हाट आर यू आस्किंग? कैन आस्क अगेन. हाँ जी आएगी, डिजिटल विपिन आएगी, हिंदी मीडियम भी आएगी. नहीं स्टार्ट 2027 में देना है, अभी से शुरू करो. टाइम लगेगा, अगर पढ़ा नहीं आज से पहले कभी तो इट विल टेक यू टाइम, वक्त लगेगा. अभी हमारे पास 10 मिनट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई क्वेश्चन है सोचिए, ढूंढिए, पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो तक मैं कुछ इनके क्वेश्चन ले रहा हूँ. वन आवर 2 घंटे यहाँ पढ़ लिए ना, उसको रिवाइज करने के लिए 1 घंटा आप रोज दो, लेकिन रेगुलरली 1 आवर आफ्टर द क्लास, जब भी आपको मौका मिले. क्लास के बाद रात में पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, एक बार 1 घंटा दो. उसी वीडियो को 2x पे सेकंड स्पीड में लगा के देख लो, या जो लिख लिया है ढंग से उसको पढ़ लो, दैट वुड बी एनफ. प्रद्युमन कह रहे सर आपकी टाइमिंग 4 से नहीं हो सकती है. नहीं बेटा 4 से नहीं होता, 6 to 8 इज फिक्स काइंड ऑफ. हाँ बिल्कुल सब स्टार्ट कर सकते हो. 28 में देना, 29 में देना, 35 में देना है, जब भी देना है. जो खत्म हो रहा है खत्म करो जल्दी. अच्छा, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू गाइज हैव नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सरप्राइज, जब मैं पढ़ता था तो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल करने के लिए कृष्णा नगर जाता था, फिर फिलॉसफी ऑप्शनल करने के लिए ऑटोनॉम लेने जाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर जाता था, फिर हिस्ट्री पढ़ने के लिए ऑटोनॉम लेना था. इतनी जगह घूमना पड़ता था हम लोग को, क्योंकि वहां पे एस्टैब्लिश जो टीचर थे अपना अपना उनकी कोचिंग चल रही है, और हर जगह आपको जाके पढ़ना होता था. अब तो क्या है, वन कोचिंग एंड दे हैव ब्रॉट इन ऑल द एस्टैब्लिश टीचर्स. तो सारे एस्टैब्लिश टीचर को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया. तो दिस इज इजियर फॉर यू, थिंग्स आर बिकमिंग इजियर, और ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हैं. उसके बाद आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल, इतनी सारी चीजें चीजें इतनी आसान हो सकती हैं अगर प्रिपरेशन पे अगर आप ध्यान दें इन सारी चीजों को यूज करके, तो इट विल बी वेरी इजी थिंग फॉर यू. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. 12th क्लास में क्यों मैं अभी तैयारी कर सकता? हाँ 12th में वाले कर सकते हैं.
सारा टाइम मीन्स फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन द टाइम इज सेम 6 to 8 PM, ठीक है। रेस्ट 10th जून को जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो उस दिन भी एक ओरिएंटेशन लूंगा। उस ओरिएंटेशन में मैं बहुत सारी चीजें जो आपको जरूरी हैं वो बताऊंगा। तो इनिशियल क्लासेस जो ऑफलाइन आपको स्पेशली बता रहा हूँ, आप लोग को शुरू में फ्री होती हैं, आइए बैठिए, चीजों को समझिए, बात समझ में आए तो आगे बढ़िए।